हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है इस कलर सीरीज़ पे। आज हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण जो है वो हाई स्कूल और विभिन्न एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, देखिए आपको नाम से, नाम क्या लिखा है, द्विघात। ठीक, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, तो समझ ही रहे हैं। तो ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो, ऐसे समीकरण जिसकी घात जो उच्चतम घात है, मतलब हमको उच्चतम घात देखनी है, वो कितनी होनी चाहिए, उच्चतम घात दो होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो, जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो लिखा जाए 4x² + 3x + 4 बराबर 0। तो यहाँ पे ये जो समीकरण लिखा है ये बीजीय व्यंजक है। ठीक, अब इसमें जो 4, 3 और 4 दिया गया है, ये सब हमारे क्या हैं, अचर पद हैं। ठीक, और ये x जो है ये चर पद है। ठीक, तो हम जब घात देखते हैं तो हम समीकरण में उपस्थित चर पद, जो चर पद होता है, यहाँ पे इस समीकरण में हमारा जो चर पद है वो x है। ठीक, तो उसकी घात देखते हैं, उसकी जो उच्चतम घात कितनी है, इसकी जो हाईएस्ट घात है 2 है, इसीलिए इस समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे। इसकी जो उच्चतम घात है 2 है, इसीलिए इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब इसका मानक रूप होता है, मानक हर एक चीज़ का लगभग स्टैंडर्ड चीज़ होता है। जैसे मानक वो चीज़ होता है जैसे हम ये समझ पाएँ कि हाँ वो किस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे हम ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप मानते हैं इसको। ठीक, अब जब भी कोई समीकरण लिखा जाएगा तो इसमें इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे 4x² + 8x + 9 = 0, 2x² + 3x + 9 = 0। ठीक, तो अब ये सब जब तुलना करोगे आप, इन सब समीकरणों का जब तुलना करोगे तो ये समीकरण इसी फॉर्म में ax² + bx + c। ठीक, अब यहाँ से मान लो जो ये समीकरण है इसका, ठीक, तो इसमें देखा जाए तो a बराबर, अब अगर तुलना किया जाए तो a बराबर इसमें 4 दिख रहा है, b बराबर 8 दिख रहा है, c बराबर 9 दिख रहा है। ठीक, अब जो a होता है वो किसका गुणांक है, यहाँ पे जो a है वो a जो है x² का गुणांक है, ऐसे b x का गुणांक है, c ये अचर पद है। ठीक, इसका हम प्रयोग करते रहेंगे आगे, इसलिए इसको आप समझ लें अच्छे से। a जो है x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो 4 समीकरण दी गई हैं, इसमें पता करेंगे कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। तो अब द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उच्चतम घात है समीकरण की वो होनी चाहिए 2। ठीक है, तो हम ये समीकरण देख रहे हैं, तो इसमें देखो जो चर पद है x, इसकी उच्चतम घात 2 है, ये घात कितनी है 2, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक, अब इसमें 3 है तो ये द्विघात नहीं है। ठीक, इसमें भी अगर देखा जाए तो इसकी घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इसमें 4 दी गई है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब ये वाला जो समीकरण है हमारा 3x² - 4x + 8 बराबर 0। ठीक, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, द्विघात समीकरण जो हम हल करते हैं, जैसे मान लीजिए जो मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 है। ठीक है, अब इसका जब सलूशन निकालते हैं, ठीक, इसको जब हम हल करते हैं तो कोई भी बीजीय समीकरण जो होता है उसमें जितनी घात होती है, जैसे इसकी घात कितनी है, इसकी जो पावर है यानी घात कितनी है 2, तो इसके जो सलूशन आएंगे, इसके जो हल निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 2 हल निकलेंगे। ठीक, मतलब इसके इस समीकरण के 2 मान निकलेंगे, और जो मान निकलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण का मूल, इसको अंग्रेजी में रूट्स। ठीक, रूट्स या फिर जीरोज भी बोलते हैं। स्टॉप। अब हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ देखिए। द्विघात समीकरण जब हल करते हैं, इसके जो मूल होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, तो इस मूल को निकालने के लिए, मतलब समीकरण को जो हल करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसकी 3 विधियाँ हैं। ठीक, उसकी 3 विधियाँ हैं। एक है गुणनखंड विधि, एक है सूत्र के प्रयोग से, एक है
पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों को जब हल करते हैं तो उसमें हम 3 विधि का उपयोग करते हैं, एक गुणनखंड और एक सूत्र का प्रयोग और एक पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, तो अब गुणनखंड के बारे में, इसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, इसके बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया गया है जो ax² + bx मानक समीकरण लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये जो हमारा समीकरण दिया गया होता है, इसमें जो अचर पद होता है, ये क्या है? अचर पद है। ठीक, अचर पद c है। इसके हम यहाँ पे जो c है वो हमारा अचर पद है, और जो a होता है कौन सा होता है? ये x² का गुणांक है। a है x² का गुणांक और c है। ठीक है, तो इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, जो कुछ आता है। ठीक, अब उसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, इन दोनों का फिर गुणनखंड करेंगे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है जैसे x² + 6x + 8 = 0। ठीक है, अब ये समीकरण दिया गया है। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे? जो ये अचर पद लिखा है, ये क्या है हमारा? अचर पद 8। और यहाँ पे एक जगह क्या है? एक जगह यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम 1 × x लिख सकते हैं। ठीक, 1 × x लिख सकते हैं। इसका मतलब a की वैल्यू का आ गई 1। ठीक, तो 8 ही करना 8। तो हमारा 8 जो आया है, इसको हम क्या करेंगे? ऐसा गुणनखंड इसका करेंगे कि वो जो गुणनखंड है, ठीक, इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो इस प्रकार से बांटेंगे कि जो b वाला गुणांक है, यानी जो b वाला मान है, ठीक, जो b पार्ट है यानी 6 आया जो है, तो इन गुणनखंडों के योग के बराबर हो। मतलब मान लीजिए इसका हम अगर किए 4 और 2, तो 4 और 2 का जो जोड़ है, ठीक, वो हमारा 6 होना चाहिए, और इन दोनों का गुणा 8 होना ही चाहिए। ठीक, अब ये कब करते हैं? जब हमारा ये समीकरण में जो ये चीज़ है ये प्लस रहता है। ठीक, प्लस रखेंगे तब हम जोड़ पे लाएंगे। ठीक, और जब माइनस रखते हैं तो वो घटाव पे लाएंगे। पहले ये सवाल देख लेते हैं। ठीक, तो ये लिखा हुआ है x² + 6x + 8 = 0। ठीक, तो x² + 6, अब 6 को हम यहाँ पे जो 4 और 2 का जो गुणनखंड आया है, अब जो 8 हमारा है, 8 का हमने गुणनखंड किया, इसको 2 भागों में बांट लिया, 4 × 2, 4 × 2 तो 8 हो जाएगा, लेकिन 4 और +2 कितना होगा? 6। और ये जोड़ है, ये प्लस का चिन्ह है, इसीलिए हम ये दोनों जोड़ कर हम 6 लाएंगे। ठीक, तो अब इसको हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? 4 और +2 लिख सकते हैं। ये x हमारा वैसे रहेगा, +8 वैसे रहेगा। ठीक, अब x² + x से अंदर गुणा कर दो, 4x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, फिर 8 = 0। अब ये 2 पद देखिए आप, ये 2 पद हैं, ये 2 पद हैं। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ है। ठीक, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। एक x यहाँ से कॉमन कर लिया तो एक यहाँ बचेगा। यहाँ पे एक ही x था, एक x चला गया, अब बचा क्या? 4। ठीक, प्लस अब देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और ये 2 चौके 8, यहाँ पे 4 रहे। ठीक, = 0। अब ये 2 पद आए, अब इन दोनों पद में हमारा ये पूरा पार्ट, ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है। ठीक, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, x + 4 पूरा। ठीक, अब इस वाले टर्म में क्या बचेगा? इस वाले टर्म में हमारा x बचेगा, मतलब x, और इस वाले टर्म में क्या बचेगा? +2 = 0। अब ये पूरा समीकरण का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा? या तो ये वाला मान 0 हो जाए, या तो ये वाला मान 0 हो जाए, तभी तो गुणनखंड दोनों का 0 आएगा। अब मान लो हम इसको करते हैं, x + 4 को हम अगर 0 के बराबर कर दें तो x का मान यहाँ से क्या आया? -4। इसको हम 75 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, और मान लो अगर हम इसको करते हैं, x + 2 को हम 0 करेंगे तो x ये उधर जाएगा, तब क्या होगा? -2। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, समीकरण के 2 मान निकले हैं। ठीक, -4 और -2। ठीक, यही समीकरण के मूल हैं। जो हम वैल्यू निकालते हैं x की, यही दोनों क्या होते हैं? समीकरण के मूल होते हैं। अब ये समीकरण हम हल करेंगे। ये समीकरण जो लिखा हुआ है, ये ax² + bx + c, इसमें a भी है, b भी है, c भी है। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो 16 है, ठीक, 16 और 2, ठीक, 2 और गुणे 16 कर देंगे, ये कितना आया? 16 दूना 32। ठीक, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, और यहाँ पे क्या है? हमारा प्लस है। ठीक, ये हमारा जो चिन्ह है ये प्लस है,
तो इसका गुणनखंड ऐसा करेंगे कि इस जो प्लस दिख रहा है इसकी वजह से जो गुणनखंड आए हमारा, जो ये दो पार्ट आएंगे उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12। ठीक, गुणा करने पर 32 आए और जोड़ने पे 12। तो मान लो इसका गुणनखंड करके देख लो। अगर हम 8 और गुणे 4 कर दें तो 8 गुणे 4 करेंगे तब तो 32 तो हो जाएगा। ठीक, और हम इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दें 8 + 4 तो ये 12 भी हो जा रहा है। मतलब इन दोनों का ये गुणनखंड सही है। ठीक, अब इसको हम हल करने के लिए 2x² + 12x + 16 = 0। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे 2x² वैसे रहेगा। ठीक, अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 4। ठीक, x को ऐसे रखेंगे +16 = 0। 2x² हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा 8x, x से गुणा हो जाएगा अंदर 4x। ठीक, और फिर 16। अब ये दो पद लो, दो पद देखो, स्टेप वाइज सवाल लगाना है, ये नहीं कि हाँ पूरा छोड़ दो, अच्छे से लगाओ तभी अच्छे से नंबर मिलते हैं। अब ये लिखा है 2x² + 8x। अब देखो इसमें भी संख्या है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, क्योंकि 2 चौका 8। इन दोनों को अगर तोड़ोगे 2 गुणे 4 कर सकते हैं, तो दोनों में 2 कॉमन है और x भी दोनों में है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, x। ठीक, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 चौको यानी 4 बचेगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, तो 4 जो है वो 16 में आ जाता है, 4 चौक 16 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x है नहीं, यहाँ पे x है, तो हम x कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि दोनों में है नहीं। ठीक, तो x + 4 ये हो जाएगा। अब ये दो पद बचा। ठीक, अब इन दो पद में हमारा ये पोर्शन कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, x + 4 कॉमन ले लिया। बचेगा क्या, यहाँ पे 2x बचेगा इस वाले में, और यहाँ पे क्या बचेगा, +4 बचेगा, ये 0 हो गया। ठीक, अब इन दोनों का गुणा जो है वो 0 होने के लिए या तो इसका मान 0 होना चाहिए या तो इसका मान 0 होना चाहिए। ठीक, तो अब मान ले x + 4 का मान अगर 0 है तो यहाँ पे x बराबर, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 1 -4 आ गया। ठीक, और यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे, मान लो अगर हम इसको मानते हैं कि इसका मान 0 है तो 2x + 4 = 0। ठीक, अब 2x, अब इसको हम उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, x ये गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब ये x बराबर इधर आ गया। ठीक, यहाँ पे 2 क्या था, गुणे में था, तो ये कहाँ आएगा, बटे में आएगा, और 2 से हम इसको काट भी सकते हैं, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस बच जाएगा, तो x बराबर -2। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक x बराबर क्या आया, x बराबर 1 आया हमारा -4, एक x बराबर क्या आया, -2। ठीक, यानी x के हमारी कितनी वैल्यू आई, 2। ठीक, एक -4 1 -2 यानी 2 मूल आ गए। ठीक, इसी प्रकार से हम समीकरण को हल करते हैं। शुरू। अब हम ये समीकरण देखेंगे। देखिए इसमें अभी तो उसमें प्लस आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो अब यहाँ पे जब हम गुणनखंड करेंगे, जब इसका गुणनखंड करेंगे 3 का, ठीक, c की वैल्यू 3 है, तो 3 की जब गुणनखंड करेंगे तो इसका इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर इस माइनस की वजह से क्या आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर हमारा 2 आ जाना चाहिए। ठीक, तो 3 है, 3 का गुणनखंड कैसे कर सकते हैं कि घटाने पे 2 आ जाए। ठीक, तो 3 इकन्ना कितना होगा, 3। ठीक, और 3 - 1 = 2, मतलब ये सही है। ठीक, 3 गुणे 1 कर दो तो 3 आ जाएगा, 3 - 1 कर दो तो हमारा 2 आ रहा है। ठीक, तो इसको हल करने के लिए 2x - 3 = 0। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे x² वैसे लिखेंगे, माइनस तो वैसे रहेगा, फिर ब्रैकेट में हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 घटाने पर करना ही है, और x अपनी जगह रहेगा, -3 = 0। ठीक, x² - 3x, अब ये माइनस माइनस से जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 1x मतलब x = 3। अब इसमें और इसमें देखिए, इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा और -3। ठीक, प्लस यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, लेकिन दोनों में एक तो रहेगा, एक को किसी भी संख्या से गुणा करो तो वो वही संख्या आ जाती है, तो इसको हम मान लो एक कॉमन ले लें, तो एक x से गुणा करेंगे तो x ही बचेगा, और -3 से करेंगे तो -3 बचेगा, तो x - 3 ये हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। अब ये वाला पद कॉमन है, x - 3, और बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +1 = 0। अब वही वाला स्टेप जिसमें हम करते हैं कि अगर ये 0 है पूरा मान, तो या तो ये 0 होगा, यानी x - 3 या तो 0 होगा, तो यहाँ से मान निकल आएगा हमारा 3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x + 1 जो लिखा हुआ है 0। ठीक, यहाँ पे x का मान उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, मतलब x का मान जो आया, एक 3 आया है, ये दूसरा -1 आया है, यानी समीकरण के ये 2 मूल आ गए। अब हम ये सवाल लगाएंगे, इसमें
3x² + 7x - 6। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इसका जब गुणनखंड करेंगे यानी 6 और a का मान देखो 6 और 3 का जब गुणा करेंगे कितना आया 18। अब इसका गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि दोनों का जब घटाएं माइनस है मतलब घटाना है, ठीक 7 आए, ठीक तो हम 9 दूनी 18, 9 × 2 कर दें तो 9 दूनी 18 तो हो गया, और 9 माइनस अगर 2 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, मतलब हमारा घटाने पर यहाँ पे 7 मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए 3x² + 7x - 6 = 0। अब देखिए 3x² वैसे रहेगा, ठीक, प्लस 7 को हम क्या लिखेंगे 9 - 2, 9 - 2, ठीक। अब x तो अपने जगह पे रहेगा 6 = 0। 3x² + 9x - 2x - 6 = 0, ठीक। अब देखिए ये 2 पद आ गया, ये 2 पद आ गया। अब इसमें कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है 3 यहाँ भी है, 3 त्रिका 9 इसमें भी है, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी, इसका मतलब यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि एक x था, एक x कॉमन चला गया, ठीक। अब यहाँ देखो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम माइनस कॉमन कर लेंगे, और 2 देखिए यहाँ पे है, और 2 3 6 मतलब 2 इसमें भी है, मतलब हम 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे बचेगा क्या x, और यहाँ पे देखो माइनस कॉमन चला गया है, मतलब यहाँ पे प्लस बचेगा, ठीक। अब ये 3 बचेगा। अब ये चीज़ें देखो ये दोनों स्टेप में ये दोनों आ गए कॉमन, ठीक। x + 3 आ जाएगा, और इसमें यहाँ पे बचेगा 3x, और माइनस यहाँ पे बचेगा 2 = 0। अब वही स्टेप जिसमें हम क्या करते हैं, अगर ये 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा, यानी x + 3 वाला पोर्शन 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x बराबर -3 वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये पोर्शन 0 के बराबर होगा तो हमारा 3x, अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये गुणे में इधर आएगा, इधर बटे में आ जाएगा, ठीक। मतलब हमारी x की 2 वैल्यू आई, एक -3 और एक 2/3। ये हमारे समीकरण के 2 मूल हैं स्टेप। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन हमने दिया है, ठीक। इसको आपको हल करना है घर पे, आप अपने मन से लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ लगा या नहीं लगा, ठीक। उसके आगे हम दूसरे वीडियो में, अब अगले वीडियो में हम जो अगला मेथड है सूत्र का प्रयोग द्वारा उसको हम बताएंगे, ठीक है। और इसके कुछ सवाल भी आपसे हम लगवाएंगे ताकि आपको ये विधि अच्छे से आ जाए, ठीक। अब इसमें देख लीजिएगा आप, यहाँ पे प्लस है मतलब इसका गुणनखंड इस तरीके से करना है, 10 दूना 20 हो जाएगा, इस टाइप से हर करके देख लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और आप सभी को ऐसी जानकारी अच्छे से हम देते रहेंगे।